मुद्रा 16,41,500 करोड़ रुपए की है, जिसमें 500 के नोट 7,80,000 करोड़, 1000 के नोट 6,30,000 करोड़ हैं। कुल 16,41,500 करोड़ की मुद्रा 130 करोड़ के देश में जब चलती है तो प्रति व्यक्ति 12,626.92 रुपए प्रति व्यक्ति आते हैं। अब एक व्यक्ति के पास अगर इनकम टैक्स की देने की सीमा में आने के लिए 2.5 लाख या उस 2.5 लाख से ऊपर की मुद्रा की आवश्यकता है। एक आदमी द्वारा 2.5 लाख इकट्ठे करने का मतलब यह होता है कि कम से कम 20 आदमियों के हिस्से में एक भी रुपया ना आए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पास नियम एक्ट, आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारत में स्थापित किया गया था, आज उसके षड्यंत्र समझ में आते हैं। वो सिर्फ 5% व्यक्तियों के लिए ही है जो व्यवस्था चलाते हैं और उनकी कंपनियों का, उनकी नीतियों का ध्यान रखते हैं, और आम जनता सिर्फ उनके लिए कमाती है, जिसे बदले में न्यूनतम मजदूरी मिलती है और किसानों को जो फसल पैदा करके उन्हें देते हैं उसके बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। ये तो थी अर्थव्यवस्था की बात। अब हम आते हैं नोट बदलने या नोट ना चलने की पोजीशन में। भारत सरकार ने नोटों को बंद नहीं किया। करेंसी की कीमत उतनी है 16,41,500 करोड़ रुपए। 1,500 के नोट बंद कर दिए और 500, 1000 और 2000 के नए नोट चला दिए। अब रही बात भ्रष्टाचार पे लगाम लगने की, तो पहले भी बहुत से बुद्धिजीवियों ने एक बात कही है कि जिस देश में जितने बड़े नोट होंगे भ्रष्टाचार उतना बड़ा होगा। इंग्लैंड और अमेरिका में भी $100 से ऊपर के नोट नहीं है। तो भारत में, एक गरीब देश में जहां 80% लोग दिन का मात्र 30, 32, 15, 18 या 5 रुपए तक गुजारा करते हो, उस देश में 2000 रुपए के नोट चलाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। ये षड्यंत्र साफ नजर आता है कि 5% लोगों को अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने में और सहूलियत हो, कम से कम जगह गिरे, लेकर जाना और आना आसान हो, पकड़े जाने का डर और कम हो, ऐसा महसूस होता है। तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक कदम भी साबित हो सकता है। उसके साथ साथ इस कदम से सरकारी खजाने में 500 और 1000 के जो 14,10,000 करोड़ के नोट हैं, लगभग जिनमें शायद 8 लाख करोड़ के करीब 5,000 और 500 और 1000 के वो नोट हैं जो बदले ही नहीं जाएंगे, क्योंकि हर ब्लैक मनी का मालिक कभी नहीं चाहता कि उन पैसों को गरीबों को दे दिया जाए, क्योंकि वहीं से उन्होंने वो लूटे हैं। क्योंकि गरीबों ने टैक्स दिया, सामान खरीदा, उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया और उस टैक्स को अपनी जेब में रख लिया, वही काला धन है। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो गरीब हो जाएं और दूसरे उससे नीचे वाले अमीर हो जाएं, क्योंकि उसकी मानसिकता यही है कि मुझे खुद अमीर होना है, बाकी सबको गरीब रखना है। अब वो उन पैसों को डंप करेगा, जलाएगा या कुछ भी करेगा, लेकिन किसी को देगा नहीं। तो उसी नंबर के दूसरे नोट, उतने ही नोटों की संख्या जितने नोट खत्म हो जाएंगे, जो लगभग 8 लाख करोड़ हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हैं, वो 8 लाख करोड़ रुपए, जो थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं, 8 लाख करोड़ रुपए के नए नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पूंजी के रूप में जमा हो गए। उसके अलावा जनता के को समय दिया गया है 31 दिसंबर तक कि वो उसके पास जितना पैसा है वो अपने बैंक में जमा कर दे, आवश्यकता के अनुसार वो निकलवा ले। अब जनता ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करेगी, क्योंकि ये पूरी करेंसी 14,10,000 करोड़ 500 और 1000 के नोट जमा कर दिए तो भी, और नहीं जमा किए तो उनके बदले में नए नोटों के रूप में सरकार के पास जाएगा। 2,31,500 करोड़ के नोट हैं, वो 1 से 100 तक के हैं। अर्थव्यवस्था उसमें लचर पचर करके आज भी चल रही है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के नाम पर जनता विद्रोह ना करे, इसको रोकने के लिए सरकार कुछ प्रतिशत 2000 के और 500 के नोट बाजार में लाएगी। और अब तक सोशल मीडिया से मिली खबरों के अनुसार वो सारा पैसा लगभग उन्हीं लोगों के पास ज्यादा जाएगा जिन लोगों को वो इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि कोई पूंजीपति, कोई अधिकारी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आज एटीएम के सामने या बैंकों के सामने लाइन में नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनकी सेटलमेंट पहले हो चुकी हो
उनके घर नोटों की खेप कुछ % पर पहले पहुंच गई हो। ये मार्केट में खबरें भी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। लगभग 10 से 12 लाख करोड़ के बीच पूंजी सरकार के पास जमा होगी। अब सरकार उस पूंजी का क्या करने वाली है, ये अहम सवाल है। जब ये सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे तो ये समझ में आएगा कि सरकार ने शायद क्यों किया या उसकी मंशा क्या है। एफडीआई के लिए कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमारे देश में विशेषकर दिल्ली में जगह की कीमत इतनी ज्यादा है कि एफडीआई के स्टोर खुलने में ही उनका बजट बिगड़ जाएगा। अब इस एक कदम से जमीन की कीमत 70% कम हो गई। अब उन लोगों को जमीन आसानी से मिलेगी। 70% पूंजी बाजार से हटने की सूरत में व्यापार 70% कम हो गया तो व्यापारियों के पास कमाई के व्यापक साधन नहीं बचेंगे, उनकी आमदनी कम होगी तो दुकान का किराया बढ़ेगा और हो सकता है 20-30, 10-15% दुकानें ही बंद हो जाएं, क्योंकि व्यापारियों ने आमदनी के हिसाब से अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि शायद वो खर्चे कम ना कर पाए और खर्चे कम करते करते उनकी कमर टूट जाए और वो कोई और रास्ता देखने के चक्कर में अपने पुराने व्यापार को भी बंद कर दें। उसके बाद नंबर आता है जीएसटी। जीएसटी में सरकार ने जो सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा है वो ये है कि जीएसटी सिर्फ एक बार ही अदा करना है। तो जो व्यापारी खुद जीएसटी पेयर है वो जीएसटी पेयर के पास से ही सामान खरीदेगा, क्योंकि जीएसटी पेयर बिल बनाएगा एक्चुअल प्राइस प्लस जीएसटी, जबकि जीएसटी नंबर जिसके पास नहीं है वो जीएसटी को अलग नहीं नोट कर सकता, नोटिफाई नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, वो सारी कीमत को इंक्लूड करके लिखेगा। अब जो जीएसटी पेयर है उसको जीएसटी बिल भरना है, तो जो जीएसटी उसने पहले दे दिया उसके अपने जीएसटी अमाउंट में से वो घटा दिया जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो वो वहीं से सामान खरीदेगा जो जीएसटी पेयर है। और जीएसटी पेयर सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, क्योंकि 10 लाख से नीचे तक तो जीएसटी में आने की कोई मैंडेटरी प्रोविजन ही नहीं है, और इसके बारे में कभी विस्तार से फिर बात करेंगे। अब नंबर आता है आपके एफडीआई का, कि भारत में डब्ल्यूटीओ के तहत जो एफडीआई आ रही है, विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है, जिसके लिए हमारे मोदी जी पिछले 2 साल से विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, हजारों एएमयूज साइन किए हैं, समझौते साइन किए हैं, और जनता को भी बताया जा रहा है, जनता के भी कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि विदेशी निवेश होगा तो ही इस देश का भला हो सकता है। कि शुरुआत में विदेशी निवेश जब यहाँ हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 में आई थी, तो भारत समृद्ध हुआ करता था, विश्वगुरु हुआ करता था, धनी हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये विदेशी निवेश बढ़ता गया, इस देश की जनता गरीब होती गई, गरीब होती गई, गरीब होती गई, संसाधनों पर उनका कब्जा होता गया और हम अपने ही देश में बेगानों की तरह बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। अब इस बंधुआ मजदूरी और गुलामी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जिनको पूंजीपतियों से कुछ लाभ मिलता हो किसी भी सेवा के बदले, बिचौलिया बनने के बदले, चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो मैनेजर हो, अब वो इस बात को ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि पूंजी निवेश होगा तो ही कुछ आएगा, इस देश का विकास तभी हो सकता है। तो डब्ल्यूटीओ के 756 पेज के ड्राफ्ट में शर्तें हैं कि ये ड्राफ्ट नहीं बदला जाएगा, जिस देश में ये लागू होगा उस देश को अपने कानून बदलने पड़ेंगे। उस के आधार पर हमारे मोदी जी ने संविधान में कई अमेंडमेंट किए हैं। कई दिन से ये हो रहा है कि विकास में बाधक सारे कानून बदले जाएंगे, और वो कानून बदल दिए गए हैं। ये कभी नहीं बताया गया कि हम कौन कौन से कानून बदलेंगे और उससे जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। अब डब्ल्यूटीओ का रास्ता साफ हो गया है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे अब नया नाम दे दिया है फर्स्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया मतलब वो 5% लोग जिनका ख्याल यहाँ रखा जाता है, जिन्हें वेतन मोटा दिया जाता है, जिन्हें भत्ते दिए जाते हैं, महंगाई भत्ते हैं, टीए है, डीए है, हाउस रेंट है, शिक्षा की उनके लिए व्यवस्था है, चिकित्सा की उनके लिए व्यवस्था है, चाहे वो सरकारी मशीनरी हो या कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज हो। बाकी जो लेबर है, जो न्यूनतम मजदूरी पर 7,000, 7,500, 8,000 पर गुजारा करती है, या जो किसान है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गुजारा करते हैं, उनके लिए ये देश भारत है। तो यहाँ विकास फर्स्ट डेवलपमेंट इन इंडिया हो रहा है, ना कि भारत का विकास हो रहा है। अब उस इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए जो विदेशी पूंजी निवेश यहाँ आएगा, उस $1 की कीमत आप जानते हैं लगभग 67 रुपए आज के दिन में है। अगर 10,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ डॉलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है, तो भारतीय मुद्रा में उसको बदलकर भारतीय बाजार में लाने के लिए लगभग 6,70,000 करोड़ की पूंजी चाहिए।
6,70,000 करोड़ रुपये की पूंजी चाहिए। अगर 20,000 करोड़ डॉलर होना है तो उसके लिए लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपये की पूंजी चाहिए। उसी पूंजी का इंतजाम भारत की जनता से सिर्फ एक आदेश देकर 1000 और 500 के नोट बंद करने के नाम पर छीनकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मार्फत मल्टीनेशनल कंपनीज को, विदेशी निवेशकों को भारत में आने के रास्ते पर उनकी मंजिल तय करने के लिए पूंजी का इंतजाम भारत सरकार ने कर दिया है। आधार कार्ड, यही भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से विरोध कर रही थी, आधार कार्ड नहीं होगा साहब, इससे सीक्रेसी लीक होती है साहब। लेकिन जैसे ही सत्ता में आई, हर चीज में आधार कार्ड जरूरी कर दिया, क्योंकि अब आपकी सीक्रेसी को उन लोगों तक पहुंचाना है। पता नहीं क्या समस्या है इस देश की सत्ता में, या इस देश के संविधान में, या इस देश के पदों में, कि जो कोई पद पर बैठता है वो अपने सारे वादे भुला देता है, करता वही है जो उससे पहले वाले लोग करते हैं। तो फिर पहली वाली पार्टी को बदला ही क्यों जाता है? भारतीय जनता पार्टी आई, गोहत्या बंद करेंगे साहब, ये सरकार पिंक रेवोल्यूशन चलाती है। आते ही उसको और रफ्तार दे दी। पहले भारत बीफ एक्सपोर्ट में 2 नंबर पे था, अब 1 नंबर पे हो गया। ये सरकार कहती थी एफडीआई नहीं आएगी साहब, इससे देश के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पर सुषमा स्वराज द्वारा एफडीआई पर की गई बहस आप देख सकते हैं कि किस तरह से बवंडर मचाया जा रहा है इस देश का। जैसे हर आदमी को समृद्ध बनाने की गारंटी इस भारतीय जनता पार्टी ने ली थी, जो पूरा भी कर रही है। इतने बवंडर मचाए गए, लेकिन जैसे ही खुद आई, आते ही सीधा 100% एफडीआई, अपनी रक्षा के क्षेत्र में 100% एफडीआई। आप समझो दोस्तों, जब हम अपनी रक्षा के क्षेत्र में विदेशियों को बुलाएंगे तो वो विदेशी किस तरह से हमारे लिए उपकरण बनाएंगे या अपने आक्रमण के लिए भारत में अपना रास्ता प्रशस्त करेंगे। इसी तरीके से चलते चलते जब दूसरा नंबर आता है आधार कार्ड, तो कहते हैं कि जी आधार कार्ड के द्वारा जनता की सीक्रेसी लीक हो रही है। अब वो सीक्रेसी लीक नहीं हो रही जब बीजेपी गवर्नमेंट बन गई। लेकिन क्यों? क्योंकि अब आपकी सीक्रेसी उन मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को, उनके सेल्समैन को, उनके मैनेजरों को, उनके मालिकों को देनी है, ताकि वो आपसे कम्युनिकेट करके, फोन करके, आपसे जुड़कर आपसे ये पूछ सके कि आपको क्या चाहिए, आपकी रुचि जान सके, आपने क्या क्या खरीदा, वो डिटेल उनके पास पहुंच सके, आपकी लोकेशन उनके पास पहुंच सके, आप कितना खर्च कर सकते हैं, आपकी आर्थिक मजबूती कितनी है, ये पता कर सकें। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पहले ट्रेडर है जो माल बनाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद होलसेलर है और फिर रिटेलर है। तो यहाँ ट्रेडर से जब सीधा माल रिटेलर के पास पहुंचेगा, क्योंकि रिटेल में एफडीआई को